नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लखनऊ से सामने, जहां पर विधानसभा सत्र का छठा दिन है। आपको बता दें, सत्र का यह दिन आज बेहद खास रहने वाला है। सदन में 2024-25 बजट पर चर्चा होती नजर आएगी। कई मुद्दों पर इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने का प्रयास भी करता नजर आएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने विधानसभा सत्र को लेकर। आज विधानसभा सत्र का छठा दिन है। आज सत्र का यह दिन बेहद खास रहने वाला है। सदन में 2024-25 बजट पर चर्चा होती नजर आएगी। कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा। विधानसभा सत्र का आज छठा दिन, वहीं सत्र का यह दिन आज बेहद खास रहने वाला है। आपको बता दें, सदन में 2024-25 बजट पर चर्चा होती नजर आएगी। वहीं कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। सत्र का यह दिन आज बेहद खास रहने वाला है। आज विधानसभा सत्र का छठा दिन है। सदन में 2024-25 बजट पर चर्चा होती नजर आएगी। कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। विधानसभा सत्र का छठा दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सत्र का यह दिन आज बेहद खास रहने वाला है। वहीं सदन में 2024-25 बजट पर चर्चा होती नजर आएगी। कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा। वहीं विधानसभा सत्र का आज छठा दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें, सत्र का यह दिन आज बेहद खास रहने वाला है। वहीं सदन में 2024-25 बजट पर चर्चा होती नजर आएगी। साथ ही कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा। विधानसभा सत्र का छठा दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें, सत्र का यह दिन आज बेहद खास रहने वाला है। वहीं सदन में 2024-25 बजट पर चर्चा होती नजर आएगी। वहीं कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो भी जहरीले बयान आ रहे हैं, जिस भी ओर से आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिम्मेदार। उन्होंने लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप लोग करेंगे क्या आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे? हमें नहीं करना, जनता की अदालत में कार्रवाई हो जाएगी जिसमें सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। यूसीसी लागू हो गया है, उसको पारित कर दिया गया है। मैं बहुत बधाई देता हूं, मैं बहुत खुश हूं। और यह देश जब अमेरिका में कानून है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो भारत इससे पीछे क्यों रहे? तो अभी उत्तराखंड में यूसीसी आया है। आने वाले समय में मैं यही कहता हूं, अभी झांकी है, बाकी पूरी पिक्चर बाकी है। बढ़ रही हैं आप लोगों की क्या संभावना है सर? संभावनाएं 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीतने की। धन्यवाद। सदन में 2024-25 बजट पर चर्चा होती नजर आएगी। कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। विधानसभा सत्र का छठा दिन। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, आज विधानसभा सत्र का छठा दिन है। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? किस तरीके का रहने वाला है आज का ये सत्र? देखिए, विधानसभा सत्र के छठे दिन आज जो सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जो विधानसभा सत्र में पेश हुआ था, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उस बजट को पढ़ा था। उस पर आपने देखा बता किस तरीके से हंगामा हुआ था। आज उस पे बहस होनी है, उस पे चर्चा होनी है। पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो सदन में ही इस पर चर्चा होगी कि किस तरीके का जो बजट है, क्योंकि बजट प्रस्तुत करने के बाद अब विपक्ष ने भी इस बजट के बारीकी को समझा होगा कि बजट किस तरीके का है, क्या कुछ इसमें और कुछ होना चाहिए था, या फिर अब तक का सबसे बड़ा बजट अगर जब धरातल पर उतरेगा तो उत्तर प्रदेश में विकास एक बेहतर और बढ़ेगा। तो इन सब चीजों पर आज बजट में चर्चा होगी कि इस सबसे बड़े बजट में किस वर्ग को कितना कोशिश की गई है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी इस बजट के बाद लोकसभा चुनाव में जा रही है, तो उसमें किस तरीके से इस बजट को, और फिर जो विपक्ष है वो बजट के बारे में क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ इस मामले को लेकर आज हंगामा के आसार हैं। हालांकि लेकिन लगातार जो विपक्ष टीका टिप्पणी लगातार बजट पर सवाल उठा रहा था कि जो बजट है वो सिर्फ खोखला है, लोगों को गुमराह करने वाला है। आज सदन में क्या कुछ विपक्ष अपनी बातों को रखता है, फिलहाल ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा, क्योंकि ये बजट सत्र थोड़ी देर 11 बजे के बाद शुरू होने वाला। लेकिन इस वक्त जो उत्तर
they are not in favor to keep up the constitutional obligation, nothing. Then we want to get some help as far as constitution is concerned, but they are refused. साथ ही अनूप आपसे जानना चाहूंगा, बीते दिनों की जो कुछ कार्रवाई रही उसमें क्या कुछ बड़ी बातें रही बीते दिनों की कार्रवाई से, वहीं आज का जो दिन है वो कितना खास रहने वाला है, क्योंकि छठा दिन है, हंगामेदार रहने के पूरे तरीके से आसार है। देखिए, अब तक का जो बजट सत्र हुआ है उसमें तमाम जो शुरुआत में राज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ था उस समय विपक्ष कितना उग्र था आपने भी देखा होगा। पूरे अभिभाषण के दौरान तमाम जो चीजें देखने को मिली थी, अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा था, आपने देखा भी होगा। उसके बाद धीरे धीरे बजट की जो सदन की कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन लगातार हंगामे के आसार जिस तरीके से बने रहे और विपक्ष हंगामा करता रहा, क्योंकि इस जो सत्र के बाद चुनाव में जाना है। अभी कल की जो मैं बात कर रहा था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा निर्जीव है मूर्ति, तो उसको लेकर आज मुख्य सचेतक जो समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे का बयान अभी आया कि वो उनका मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से अब पार्टी में दो फाट हो रहे हैं। हम अपने टीएन मिश्रा जी से भी बात करूंगा, क्योंकि सहयोगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी है और लगातार इस विधानसभा सत्र को कवर ही कर रहे हैं। किस तरीके से इस सब दिन की कार्रवाई आप देख पा रहे हैं और आज जो बजट पे चर्चा होना है कि किस तरीके से आज बजट पे देख रहे हैं? देखिए अनूप, लगातार जो है विपक्ष अपना विरोध जाहिर कर रहा है और सत्ता पक्ष उसका जवाब दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष कह रहा है कि बजट खर्चा नहीं हो पा रहा है, 40% बिजली का खर्चा न होने का आरोप लगा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कहना कभी आप मार्च आया नहीं है तो मार्च तक बजट खर्चा हो जाएगा। तो ये उसका जवाब है। लेकिन इतना जरूर है कि बजट अगर इतना भारी भरकम बजट आया है तो उसको खर्चा करना पड़े। खर्चा नहीं करेगा तो आम आदमी को फायदा नहीं मिलेगा और देश का विकास उस तरह प्रदेश का नहीं हो पाएगा जिस तरह उम्मीद की जा रही। क्योंकि विपक्ष की अभी देखिए मोहना मिश्रा ने कहा है बात कि जो है विपक्ष जो है आरोप गलत नहीं लगा रहा है। हमारे पास आंकड़े हैं कि पैसा बचा है, खातों में पड़ा हुआ है, लेकिन खर्चा नहीं किया जा रहा। तो जो अभी सड़कों की बात उन्होंने उठाई कि सड़कें नहीं सही हो रही हैं, गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही, तो विपक्ष लगातार ये आरोप। अब आप जहां तक आज की बात है तो आज सत्ता पर विपक्ष सामने सामने होंगे, बजट पर चर्चा भी हो सकती है और इस चर्चा में भी अखिलेश यादव लग रहा है कि वो पूरी बात उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने कल भी कहा था कि मेरे पास आंकड़े हैं। आंकड़े उन्हीं सरकार के आंकड़े हैं, कोई बाहर के आंकड़े नहीं लाए उन्होंने। तो सीधी से यह है कि अगर पैसा सरकार ने दिया है, लेकिन सरकार का नाम युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, किसानों का, सबके जो है हित में बजट लाए हैं और प्रदेश का विकास भी चौधर। इस बजट सत्र के बाद चुनाव में सरकार जा रही है, क्या लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट ये पीडीए पर भारी पड़ेगा? नहीं, ये स्वाभाविक है। सरकार का इसमें माहौल है और सरकार ने बजट देखिए अभी जो है सरकार का अयोध्या का मामला हो, इसमें सबसे बड़ा बूम पूरे विश्व में अयोध्या का है। अब इसके बाद काशी और मथुरा के बाद लगातार सरकार कर ही रही है। कल भी सीएम योगी ने कहा कि अगर हमें 3 गांव धृतराष्ट्र मांगे तो हमको अगर 3 जो है अयोध्या के बाद काशी मथुरा मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि इसका असर आएगा चुनाव पे, क्योंकि पीडीए भी एकजुट हो नहीं पा रहा है। पीडीए अपनी आपसी लड़ाई में और उसी में व्यस्त है और अभी उसकी सीटों का बंटवारा सही नहीं हो पाया और भाजपा एकदम कमर कस के तैयार है। क्योंकि देखिए भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, गांव से लेकर के बूथ से लेकर के एक एक गांव कस्बे सब कहीं उसने अपना मत रखा है, सारे उनके कैडर पार्ट ले। विपक्ष अभी जो है कुछ भी नहीं कर पाया उसके मुकाबले में, तो पीडीए को कहीं जो है इतना नहीं लग रहा फायदा मिलेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष ने जो काम किया उसको भुनाएगी, उसका फायदा मिलेगा। शुक्रिया टीएन सर। जिस तरीके से लगातार विपक्ष का अभी तक का रवैया रहा है और आज जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आज जब बजट पर चर्चा होगी तो दोनों पक्षों से सदन में जो बजट पर चर्चा होगी उस पर देखने वाली बातें होगी कि विपक्ष किस तरीके से आरोप लगाता है और सत्ता पक्ष उसको जवाब कैसे देता है। बिल्कुल अनूप, आज का दिन बेहद अहम रहने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। सदन में 2024-25 बजट पर चर्चा होती नजर आएगी, वहीं कई मुद्दों पर विपक्ष सत्तापक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। बुलेटिन में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करें एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। वाराणसी से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर यह बड़ी खबर सामने। व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर 15 दिन रोक लगाने की मांग याचिका पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की मांग याचिका पर सुनवाई होती नजर आएगी। वाराणसी जिला कोर्ट में 2 बजे यह सुनवाई होती नजर आएगी।
ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष की मांग याचिका पर सुनवाई होती नजर आएगी। वाराणसी जिला कोर्ट में 2 बजे ये सुनवाई होगी। व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। 15 दिन रोक लगाने की मांग याचिका पर मुस्लिम पक्ष 15 दिन की मांग याचिका को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट का रुख करता नजर आएगा। 2 बजे सुनवाई होती नजर आएगी। व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर यह बड़ी खबर सामने। 15 दिन रोक लगाने की मांग याचिका को लेकर मुस्लिम पक्ष की मांग याचिका पर सुनवाई होती नजर आएगी। वाराणसी जिला कोर्ट में 2 बजे यह सुनवाई होगी। व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर यह बड़ी खबर सामने। 15 दिन रोक लगाने की मांग याचिका को लेकर मुस्लिम पक्ष वाराणसी जिला कोर्ट पहुंचा है, जहां 2 बजे सुनवाई होती नजर आएगी। व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने है। 15 दिन रोक लगाने की मांग याचिका को लेकर मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट का रुख किया है। इसी खबर पर वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुस्लिम पक्ष यहां पर वाराणसी कोर्ट का रुख करने वाला, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी आज की सुनवाई के दौरान? देखिए, लगातार जिला न्यायाधीश के आदेश, पूजा पाठ के आदेश के बाद अमन बताना चाहूंगा कि लगातार जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है इसका विरोध कर रही है, क्योंकि 1993 तक पूजा होती थी। जो हिंदू पक्ष ने वाद दाखिल किया था, उसी के आधार पे जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया कि पूजा पाठ पुनः प्रारंभ की जाएगी। किसी शासकीय आदेश और किसी कोर्ट के आदेश को आधार न मानते हुए कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया। उसके बाद पूजा पाठ का अधिकार मिलने के बाद हिंदू पक्ष द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी वाराणसी जो ऑब्जर्वर नियुक्त थे, उन्होंने पूजा पाठ प्रारंभ करा दी और उसको लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आज फिर से वाराणसी कोर्ट में आपत्ति दाखिल की कि पूजा पाठ जो वहां पे प्रारंभ हो गया उसको पूरी तरह से रोक दिया जाए, जिसको लेके हिंदू पक्ष ने कैबिनेट भी फाइल कर दिया। इसको लेके हाई कोर्ट में भी फाइल किया गया। वहीं आज वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होगी इस पे। वहीं हिंदू पक्ष की बात अगर की जाए तो हिंदू पक्ष लगातार अंजुमन इंतजामिया कमेटी के बातों को खारिज करते हुए जो दस्तावेज है 1993 तक जो पूजा पाठ होती थी उसका दस्तावेज लगाकर आपत्ति दाखिल की है। आज दोनों पक्षों को लगभग लंच के दोपहर के लंच के बाद 2 बजे के बाद सुनवाई प्रारंभ होगी और अंजुमन इंतजामिया और हिंदू पक्ष दोनों अपनी बातें रखेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व में जो आदेश थे उसको लेके जिला कोर्ट वाराणसी क्या विचार करती है, या जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर ही कोई ठोस निर्णय निकलता है। अमन, व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर ये अपडेट सामने है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा में खेल कूद को बढ़ावा देने का पूरा श्रेय हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को जाता है। सरकार की विभिन्न खेल नीतियों ने खेल के क्षेत्र में एक मजबूत माहौल बनाने में मदद की है, जिससे हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में पहचान मिली है। खेलों के नाते से बहुत सी चीजें ऐसी की हुई है जिसके कारण से आज दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा की खेल नीति इसको समझने के लिए आ रहे हैं। हमारे स्टेडियम, हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। हरियाणा देश दुनिया में खिलाड़ियों को सबसे अधिक पुरस्कार राशि देने के लिए जाना जाता है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को देश में सबसे ज्यादा 6 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार प्रदान करती है। हरियाणा खेल के क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। सुशासन ही आधार, डबल इंजन हरियाणा सरकार। आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बागपत के ढिकौली गांव में चंदे से बनाया गया पुस्तकालय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की राह आसान कर रहा है। बता दें, युवाओं ने 3 लाख रुपए चंदा एकत्र कर पुस्तकें खरीदी, जो 14 से ज्यादा गांवों के 300 युवा तैयारी कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं बागपत जिले के ढिकोली गांव में, जहां पर चंदे से बना गई एक लाइब्रेरी में हम वहां पर पहुंचे हैं, जो करीब 14 से 15 गांवों के बच्चे, करीब 300 बच्चे यहां पर लाइब्रेरी में अपना भविष्य उज्जवल करने पे लगे हुए हैं। आज हम बच्चों से पूछेंगे कि किस तरीके से ये मेहनत करके यहाँ पर आते हैं और क्या क्या इनको फायदे हुए हैं इस लाइब्रेरी को लेकर। क्या नाम है आपका? अभिषेक डाका। अभिषेक जी, जो ये लाइब्रेरी बनी है, आपको कितना क्या बेनिफिट मिला है इसके जब से लाइब्रेरी में? सर, इसके बनने से पहले हमें खेकड़ा जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, और वहाँ पे जाने आने का खर्च और वहाँ मतलब फीस वगैरह देनी पड़ती थी। 2000 रुपये तक का खर्च महीने का आ जाता था। लेकिन इसके बनने से एक तो हमारा समय की बचत हुई, क्योंकि वहाँ जाने में 1 घंटे का टाइम लगता था और साधन की दिक्कत थी बड़ी जाने में, यहाँ से मिलता नहीं था कुछ जाने के लिए। तो उन चीज़ों का फ़ायदा मिला और समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत हुई। तो कहीं ना कहीं आपको भी क्या बेनिफिट मिला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय डाका। अक्षय जी, क्या मतलब यहाँ पे आने की सहूलियत, क्या क्या सहूलियतें हैं यहाँ पे? सर जी, यहाँ पहले तो मतलब दूर जाना पड़ा था, जब सारे आसपास गांव के तो यहाँ आ गए, कम से कम लगभग 14-15 गांव के। और जिस सभी पहले कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बाहर सारी सुविधा मिला है, यहाँ अच्छी तरह से एक दूसरे को देख कर पढ़े है। बालक 8-8 घंटे मतलब पढ़े है, सब एक दूसरे को देख। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये करीबन 3 से 3.5 लाख रुपए में ये लाइब्रेरी शुरू करी थी, चंदे से लेकर शुरू हुई थी, और आज ये लाइब्रेरी में करीबन 300 से अधिक जो छात्र हैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उनसे भी, जो यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया है, लोग उनके साथ में मिलकर, सारे संगठन ने मिलकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर डाका है। अंकुर जी, क्या कुछ सोच के आपने जो ये लाइब्रेरी तैयार करी थी आपको? नहीं, देखिए, सबसे तो ये है, आप कुछ भी कार्य करोगे तो उससे एक माहौल क्रिएट होता है। शिक्षा के क्षेत्र में करोगे, शिक्षा का माहौल क्रिएट होगा, कुछ दूसरी दिशा के कार्य करोगे तो दूसरा माहौल क्रिएट होगा। तो एक पढ़ाई का माहौल बना है। बच्चे बाहर जाते थे, वो सारी परेशानियां तो दूर हुई है, उनके पैसे बचने शुरू हो गए, समय बचना शुरू हो गया। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि एक दूसरे के देख के उनके जो गार्जियंस है वे भी कहते हैं, भाई तू बाहर घूम रहा है, लाइब्रेरी में पढ़, वो बच्चा पढ़ रहा है, फलाने का पढ़ रहा है। तो इस तरह से एक माहौल बहुत अच्छा बना है बच्चों में आपस में। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कितना पैसे से शुरू किया, किस तरीके से, क्या क्या परेशानियाँ आपके सामने आई? देखिए, परेशानियां तो यही थी कि जगह की उपलब्धता, उसके बाद जो भी इसके लिए साधन जुटाने के लिए धन की उपलब्धता, लेकिन उसमें काफ़ी सभी गांववासियों का काफ़ी सहयोग रहा। सभी ने, हमने एक टीम बनाई, एक संगठन पंजीकृत कराया, युवा ग्राम सुधार सेवा समिति के नाम से, उसमें एक टीम बनाई। तो उसी के माध्यम से हमने इसमें धन एकत्रित किया और उसके बाद इसकी शुरुआत की। शुरुआत में ये था कि बच्चे थोड़ा सा ढल नहीं पा रहे थे इस माहौल में, तो उसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ रहना सुनिश्चित किया, बच्चों को टोका। लगातार बच्चे प्रेरित नहीं हो पा रहे थे, तो हर 15 दिन 20 दिन में मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए, उनके लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई। तो इस तरह से बच्चों को काफ़ी फ़र्क पड़ा और धीरे धीरे जो एक माहौल बनाने की जो हमारी प्रक्रिया थी उसमें हम सफल हुए। और आज कितने लोगों का संगठन रहा? संगठन 10 से 11 सदस्यों का था, लेकिन सहयोग पूरे गांव से मिला हमको। तो कहीं ना कहीं पूरे संगठन के साथ इन्होंने चंदे के बलबूते पर एक ये लाइब्रेरी तैयार की है, जिसमें अभी तक काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे अपना भविष्य अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप पांचाल, जनता टीवी, बागपत। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में आज 1 लाख लोग झेलेंगे बिजली संकट। गोमती नगर, इंदिरा नगर में रहेगी बिजली गुल, बिजली पोल और जर्जर तार बदलने का काम जारी। महोबा में ऑटो से गिरा बुजुर्ग, गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में महोबा में मकान का छज्जा गिरने से महिला घायल, अस्पताल में कराया गया। इटावा में हत्या का खुलासा, पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी की ली थी जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक बरामद। औरैया पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, मृतक परिजनों से की मुलाकात, गांव के एक व्यक्ति ने। कानपुर देहात पहुंचे चंद्रशेखर रावण, जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा। कानपुर में गोदाम में रखे स्क्रैप पेंट और केमिकल के डब्बों में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। ललितपुर में महिला के शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, जांच। महोबा में सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत।
बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।